बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। जो फाइनेंशियल क्रंच है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है कुछ रिसेंट साल डेढ़ साल का, तो बहुत ही बुरे हालात हुए पड़े हैं। इकनॉमिक हमारे क्राइसिस जो हैं वो वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। वहीं कई पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव खबरों के साथ कीमत क्या है उनके ऊपर बात ज़रूर की जानी चाहिए। हमारा मौजूदा सेटअप, केयर टेकर सेटअप जो है, दो उनका मैंडेट है या नहीं ये एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, बट दे आर वेरी कमिटेड कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से बेहतरी लाई जाए कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से, इस गर्दाब से निकल सके। यही वजह है कि हमने देखा हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब के दौरे, तूफ़ानी दौरे मैं तो कहूँगा, और वो दौरे जो है उन्होंने क्या हासिल हुआ तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट कितनी आई। रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स के कुछ चांसेस थे पाकिस्तान के अंदर, बट देन पैलेस्टाइन वाला इशू आ गया, तो उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट दे दी गई कि जनाब वो इशू नहीं आते, वो क्राइसिस नहीं होते, तो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही थी। आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो काकड़ साहब यूएई के दौरे के ऊपर है, नारबी चीफ भी उनके साथ हैं। दोनों यूएई में उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और उनके फर्दर अपडेट्स के अहम मुलाकातों में एमओयू कहाँ पे साइन हुए हैं, कहाँ से कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ देर तक या कल तक हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि जो बहुत पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर मैं कहता हूँ वो जो नंबर्स हैं उनमें से आधा भी पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, साल 2-3 साल के अंदर भी आ जाती हैं, तो पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का $112 अरब की सरमायाकारी लाने का मंसूबा है, जिसमें से कुवैत $10 बिलियन है, सऊदी अरब और यूएई जो है वो $25 बिलियन का कहा जा रहा है, और कतर और चीन से अरबों डॉलर की सरमायाकारी मतवक्के है। और ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर दोबारा से बात की जा रही है। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, केयर टेकर सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू या इन्वेस्टमेंट की जो खबरें हैं ये हमेशा गर्दिश में रहती हैं कि जी आ रही है इन्वेस्टमेंट, आ रही है इन्वेस्टमेंट, अब कब आती है, कितनी आती है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और हम रीसेंट क्राइसिस से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, आज इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर कैस साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और काशिफ अनवर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बिफोर इट के मैं आपकी तरफ आऊँ, अभी रिसेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है दो साबिका वज़राए आज़म से, काशिफ भाई की। आपने वो देखा होगा कि काशिफ भी मिडल में थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, एक तरफ नवाज शरीफ साहब थे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट के काशिफ भी कितने पॉजिटिव थे मियाँ साहिबान जिस दिन चैम्बर आए हैं? नहीं, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, और अल्टीमेटली देखें उनका जो मकसद था, मैं समझता हूँ वो यही था कि वो चाहते थे कि हमसे प्रॉब्लम, अल्टीमेटली ही मस्ट बी नोइंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड ही नोज कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन शायद वो हमें टेस्ट करने के लिए आए थे कि हमें पता है कि नहीं पता है इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम किन किन इश्यूज़ पे उनके साथ बात करते हैं। तो जो हमने बात की वो सबसे ज़्यादा तो डिवेल्यूएशन पे बात की कि आप डिवेल्यूएशन को रुकवाएं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फॉरेन रिजर्व्स का हमारी कंट्री के अंदर आना, फिर मैंने इनडायरेक्टली एमनेस्टी की भी बात की कि डॉलर्स की एमनेस्टी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे पैसे का नहीं पूछा जाना चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगे। तो मैंने कहा जी आप तो सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं तो तमाम उस फॉरेन रिजर्व्स को अंदर लाना चाहता हूँ, या ऐसे अनडिक्लेयर्ड पैसे को डिक्लेयर्ड करना चाहता हूँ जो नहीं आपके इकोनॉमी के अंदर आ रहा। फिर यूटिलिटी प्राइसेस की बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल इस पर भी काम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली उनके जो कमेंट्स थे वो अच्छे थे, वो चाहते हैं, आप देखें अब अल्लाह ताला उन्हें मौका अगर देता है तो अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं आगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर हम जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, और इंडस्ट्री तब तक नहीं चलेगी जब तक आपकी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी। क्योंकि मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है तब तक इकोनॉमी ना, हम तो खा रहे हैं, सिर्फ हम तो खा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, अगर आप अपने रुपये को डिवैल्यू करते जाओगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओगे, सेल्स टैक्स बढ़ाते जाओगे, बिजली की प्राइसेस को बढ़ाते जाओगे, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमें अल्टरनेट रिजर्वॉयर्स, अल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी की तरफ जाना है। टारगेटेड सेक्टर्स कौन से थे जिस पे ज़्यादा बात की उन्होंने? देखें उन्होंने तो ओवरऑल ही बात की, लेकिन उन्होंने बिजली की बात की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, और यही क्रक्स है मेरा ख्याल है कि जब आप इंडस्ट्री को चलने दोगे, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करोगे, तो यहाँ से ही सारा कुछ होगा। इंटरेस्ट रेट के कम, वो देखिए वो तो सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं आपस में। जब आप फ्यूल प्राइस कम होगी तो अल्टीमेटली बिजली कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ेगा तो ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने सिस्टम्स को करेक्ट करते हैं, और हम और मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की जो मैं हर जगह पे करता हूँ, बिल्कुल कि मियाँ साहब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर बैठें, साइन करें
ताकि कोई आए कोई जाए अगले 20 इकोनॉमी की आपकी समत जो है वो चलती इकोनॉमी की सिमत को नहीं, एंड ही एग्रीड टू इट कि बिल्कुल होना राजीव, चाहिए। हमारे पास इंडिया की मिसाल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो दिया था पैटर्न, उसके ऊपर काम करते करते इंडिया आज यहाँ खड़ा हुआ, जहाँ खड़ा हुआ। देखें हमें भी करना होगा, और देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे और हम अगर अपने सिस्टम्स को करेक्ट नहीं करेंगे, इफ विल नॉट करेक्ट अवरसेल्फ, तो हमारी इकोनॉमी करेक्ट नहीं होगी। वी हैव टू चेंज अवरसेल्व्स, वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स, और ये इनिशिएटिव्स हमने लेने हैं, बाहर से किसी ने आके नहीं लेने। बाहर से जो आ रहा है उस पर बाद में करते हैं, उस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़े अच्छे नंबर्स हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ 112 बिलियन, इसका 50% भी आ जाए तो पाकिस्तान, ये इन्वेस्टमेंट अगर साल 2 के अंदर आ जाती है, पाकिस्तान कहाँ का कहाँ चला जाएगा? डू यू थिंक इट्स हैपनिंग, ये होने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो काशिफ साहब ने कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, फेयर इनफ, एक्सटर्नल बैलेंस का करेक्ट होना, मगर इसके साथ साथ और भी कुछ लवाजमात हैं, और मैं पॉलिटिकल नहीं बात कर रहा। आपने जो बात कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये भी पैसा आ जाएगा, वो भी पैसा आ जाएगा। देखें, काशिफ साहब इन्वेस्टर हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा कि इन्वेस्टर ये देखता है, दो बातें देखता है। पहला कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, फेयर इनफ, मैं जो लगा रहा हूँ कमाऊंगा क्या यहाँ से? हाँ जी, और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए कि 22% वो इंटरेस्ट रेट पे, 41% इन्फ्लेशन रेट पे, लेबर प्रोडक्टिविटी नियर ज़ीरो पे, जो आपका ब्रेन ड्रेन है, अच्छे लोग बाहर जा रहे हैं, मैनेजरियल स्किल्स होंगी, अभी मुझे नहीं पता लेकिन ब्रेन ड्रेन तो जारी है। हाँ जी, मगर देखें जहाँ 36 मिलियन बच्चे अनपढ़ हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, फेयर इनफ, पानी आपने स्टोर करना नहीं सीखा, अभी तक नहीं सीखा, बिजली अपने रिसोर्सेज से बनानी नहीं सीखी, बिल्कुल ठीक है वहाँ, और फिर लॉ एंड ऑर्डर एंड हर तीसरा आदमी जो है वो फ्रॉड करने को तैयार है, बिल्कुल, वो मिलावट करने को तैयार है। मैं सिर्फ टॉप नॉच नहीं कह रहा, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन। फेयर इनफ, कलमा पढ़ो और पैड़ा माल बेच लो, जो साल बाद हज करावांगे जी। वो ये इसमें अब आप किन मुल्कों से compete कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए? ईरान जहां वर्क हैबिट्स बिल्कुल ठीक हैं, एम्बार्गो लगा हुआ है अमेरिका का, हट जाए तो इन्वेस्टमेंट उधर चली जाएगी। सेंट्रल एशिया ऊपर है, जहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, जहाँ वॉल्वो और बोइंग और वो सारी वहाँ अभी भी बनते हैं। यस 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 यस। रशिया चाइना की मैं बात नहीं कर रहा, वो और लेवल पे, वो तो जायंट्स हैं जी। आपके इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है, औरतों की पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट नहीं है। तो फिर ये नंबर्स जो हैं वो और लेवल पे जाएंगे, वो इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, वो सर्विसेज में नहीं जाएंगे, वो एग्रीकल्चर में नहीं जाएंगे। यहाँ मैं लाना चाह रहा था आपको। यस, वो आपकी मदनियात खरीदने आए हैं, आपकी सोने की कानें खरीदेंगे, आपकी कोयले की कानें खरीदेंगे। पंजाब ने अनाउंस कर दिया है कि वो पिंक नमक जो है वो बेचने को तैयार हैं। आपकी वो जो पहाड़ों में जेवरात की कानें हैं, आपकी और बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो क्या मैं अब एक प्लीज़ क्रिटिसाइज मी कि क्या ये तैयार हैं हम या हमारे हुक्मरान के हम ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से ले आए इस नाइजीरियन मॉडल? नाइजीरियन मॉडल भी मैंने आपसे बात की कि एक ऐसा मुल्क जो अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क है मदनियात में, तेल में, और सबसे गरीब मुल्क है क्योंकि बेच दी हुई हैं वो सारी एसेट्स बेच दिए हैं, बाढ़ लगा दिया। इस साइड पे नाइजीरियंस रहते हैं, उस साइड पे मल्टीनेशनल्स रहते हैं। अगर वो मॉडल है इस इन्वेस्टमेंट करने का, तो फिर पाकिस्तानियों का हाल अमेरिकन रेड इंडियंस वाला होगा। अल्लाह अकबर। मैं नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो ये फैसला कैसे करेंगे कि क्या आपने ये कहना है
कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपके लोगों को स्किल्स देगी? क्या इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी? क्या इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो टैक्स देगी? क्या इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो इतने % लेबर को इन्वॉल्व करेगी या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही लेके आएगी? ये शर्तें आप लाएंगे तो जिस तरक्की की आप और काशिफ साहब बात कर रहे हैं वो हो जाएगी। फिर भी टाइम लगेगा, और ट्रैक पे लगेगा जी, ट्रैक पे आ जाएगी। 20 साल की आपको प्लान आज देनी पड़ेगी। बिल्कुल, और कि हंगामी जी, बेसिस पे। पहले साल में क्या आपने डेवलप करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद, दूसरे साल पे बिजली है, तीसरे साल पे पानी है, चौथे डॉक्टर साल यहाँ पे में मुझे थोड़ा सा इनलाइटन कीजिएगा। जब CPEC आ रहा था प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, इसके ऊपर जो एडवर्टाइज किया गया, जो बताया गया हमें, आप मुझ सब लोगों को, बड़ा पॉजिटिव सा प्लान था। उस पर कुछ अचीव किया हमने अभी तक टारगेट कोई? जी, मैं हमेशा से समझता था और शायद अभी भी समझता हूँ कि वो एक सोने का दरिया था, जो हाथ डालेगा उसमें से सोना निकाल लेगा। मगर जो उनके लाहौर के चार्ज अफेयर्स ने कहा, चाइना ने, उसने कहा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मगर ओनरशिप तो लें। आपकी ज़मीन पे हम पैसे लगा रहे हैं, आप ओनरशिप ही नहीं ले रहे। आपने तो ड्राइवर ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेन किए, जो CPEC पे ट्रक चलाना था जिन्होंने। बिल्कुल ठीक बात। आपने जो है वो जो इलाके थे जहां आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी वो नहीं बनाए, एंड सच फोर्थ। सो सड़क बना देने से जो बनी है, सड़क तो नज़र आ रही है ना जी, लेकिन मुझे ये पता लगा, काशिफ साहब मुझे करेक्ट करेंगे, कि 1-8 साल पहले से गवादर में पेट्रोल पंप ही नहीं था। Is it true? I haven't been there. तो वो ट्रक चलाने कैसे हैं आपने? अब आ गया है। शायद हम टेस्ला का वेट कर रहे हैं कि टेस्ला डायरेक्टली आएगा, हम इलेक्ट्रिक सारी व्हीकल लेके आएंगे। ईरान से आ जाता है। ये आई होप कि मैं गलत हूँ, जो मेरी I haven't been to Gwadar, so मेरे पास लग गया है, ये नहीं है कि नहीं है। बट द पॉइंट इज कि आपने, जब आपकी वो PTI की गवर्नमेंट थी, वो PDM की गवर्नमेंट थी, वो ये गवर्नमेंट है, Whatsoever. आपने वो जो राहदारी है चाइना के साथ, उसको उस लेवल पे बन रही है, मगर जिस लेवल पे उसके साथ इंडस्ट्रियल लिंकेजेस होनी थी, जिसके लिए वो राहदारियां बनी थी, जोन्स बनने थे, ऐसे उसमें कहीं नहीं हुआ। नजर नहीं तो नेचुरली, मगर डर एक और भी है कि अगर चाइना तालिबान की हुकूमत के से राहदारी एक और ले लेता है और पैरेलल सड़क चाबहार तक ले जाता है, तो ख़त्म हो जाती है आपकी ये CPEC। कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। जी बिल्कुल ऐसी ही कहानी खत्म हो तो आपने उन्होंने पोर्ट्स बनाने थे, आपने रेलवे उनसे इन्वेस्टमेंट लिए, अपग्रेड करनी। पता नहीं उसके कहीं काशिफ इतने काबिल लोग हैं, हम कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बात वही है ना, हम जो बार बार ये शोर मचा, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्यों बार बार सब इकट्ठे बैठ के बाउंड हो जाए, कम से देखिए कम बाउंड हो जाए ना। हमें पता ही नहीं है कि हमने ट्विस्ट कहाँ पर जाकर लेना है, और हमने, मेरा ख्याल है, आज तक अपने मुल्क का तो शायद सोचा ही नहीं है। हम सब अपना अपना सोच रहे हैं। देखिए, जब तक आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्लान हम सिर्फ शॉर्ट टर्म, बल्कि शॉर्टेस्ट प्लान्स बनाते हैं, हम मीडियम प्लान भी नहीं बनाते। तो लॉन्ग टर्म प्लान तो कहीं बहुत दूर में जाके आता है। देखें, ये भी शुक्र करें, नेशंस शॉर्ट टर्म नहीं बनाती। मैं शुक्र यहाँ कराने लगा था कि शुक्र करें कि आपके मोटरवेज बने हुए हैं, जिसको आपने प्लेज रखवा दिया है। अगर आपके मोटरवेज ना बने होते तो आप प्लेज किसको रखवाते? बात यह है कि हमारे तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। देखिए, जो लोग जा रहे हैं ना, देखें, हम क्या करें? हम क्या अपने मुल्क का अच्छा पिक्चर ना दिखाएं? हम प्लेटफॉर्म्स पे बोलें तो हम क्या कहें कि जो ब्रेन ड्रेन जा रहा है, ये बहुत, इट इज़ बैड, लेकिन हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं जब भी हम चैनल्स पे बैठते हैं कि इट इज़ गुड। अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ये चाहिए कि डॉलर्स अपने मुल्क के अंदर भेजें, कम से कम हमारे रिजर्व्स ही बढ़ जाए, कम से कम हमारा रुपया स्टेबल हो जाए, कम से कम हम जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए बैंक LCs नहीं खोलता, और नहीं खोल रहे थे 100% कैश मार्जिन देना पड़ा। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज जो उस क्राइसिस में से निकल आए। हमने क्या उन पे काम किया है जो इन क्राइसिस में ख़त्म हो गए, जो कोलैप्स कर गए, जो बैंकरप्ट हो गए, जिनके पास अब पैसा नहीं रहा, जो सड़कों पे आ गए?
देखें जिसने उस वक्त में सरवाइव किया है उसने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया या है। वो बहुत बिग जाइंट था जो कर गया उसमें अगर नहीं भी था तो उसने कोई अपने एसेट बेचे हाँ, हैं, ऐसे ही। उसने अपनी पॉकेट से दिया, अगर कोई उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी तो उसने किया है। अल्टीमेटली डॉक्टर कैस साहब हैं, हम हैं, अगर हम चैनल्स पे बैठते हैं तो हमने अपनी आवाम को पॉजिटिव पिक्चर दिखानी है और practical picture भी तो प्रैक्टिकल कि इंशाल्लाह इट विल बी गुड एंड वी होप इट विल बी गुड। लेकिन बात फिर वही उसका है, रोड मैप भी तो आपने और हम सब ने मिलकर Yes, बनाना है, रोड मैप भी तो हमने बनाना है। कि देखें कि और एक और बात, क्या फैसले हम करते हैं, हम तो फैसले नहीं ना करते। हमारा इनपुट तो बहुत इंपॉर्टेंट यस, है। हमारा इनपुट और आप जहाँ से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, अगर मियाँ साहब हमारे पास आए हैं, अगर मियाँ साहब सियालकोट चैम्बर में गए हैं, अगर मियाँ साहब बिजनेस कम्युनिटी के इनपुट्स ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन तमाम रिजर्वेशंस, उन तमाम इश्यूज जिनको बिजनेस कम्युनिटी हाईलाइट कर रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने बैठना है, हमने नहीं बैठना। अब मेरे पास तो कोई और भी पार्टी आएगी तो मैं उसके साथ भी वही ऐसे ही, कंसर्न्स बताऊंगा कि हमारी and इकोनॉमी this. को ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इकोनॉमी के ये इश्यूज हैं। अब अगर आप जैसे भी सीपैक की बात हो रहे हैं, यस वी सेलिब्रेटेड 10 years बट व्हाट वी हैव अचीव्ड इन 10 years, Nothing so far, बात तो ये है। unfortunately. अच्छा फिर अब देखें, फिर पॉलिटिकल बात हो जाती है, क्यों हम बैकआउट कर गए, क्यों हमने काम नहीं करने दिया। These are the questions जो फ्यूचर पूछेगा आकर कि ये देखिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसकी गवर्नमेंट थी, चाहे पीटीआई था, चाहे नून लीग था, चाहे पीपल्स पार्टी था, चाहे जमात इस्लामी था, ये दिस इज नॉट द मैटर। जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे और जब हमारी तारीख लिखी जाएगी तो फिर वो ये होगा कि वक्त हमने जाया किया। इसमें हम जो कर सकते, देखिए मोटरवेज तो इसलिए बनने थे कि वहाँ देखिए वी कैन अचीव अ लॉट। वहां पर जब आपका इंडस्ट्रियल जोन सर, अगर आप इंडस्ट्रियल जोन नहीं भी बनाते, अगर आप अपनी सर्विस इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लेते हैं, वहां पर अगर बहुत कुछ, इंडस्ट्री तो बहुत बाद में आती है, इंडस्ट्री के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बीच में आपकी होटल इंडस्ट्री है, बीच में आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, बीच में आपके पेट्रोल पंप्स हैं, बीच में आपके सर्विस स्टेशन हैं, बीच में आपके और बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ वहां कर सकते हैं। कल या परसों जब भी मियां साहब गए ना सियालकोट, तो वो एक गुफ्तगू में एक पॉइंट टेकअप उनका जो मेरे बड़ा अटेंशन ग्रैब की, जिसने डॉक्टर साहब वाज सेइंग कि ये जब सियालकोट मोटरवे बनी है, इसके ऊपर सफ़र करते हुए इसमें कोई रेस्ट एरिया नहीं था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ, विच इज़ ट्रू। अगर आपने, हम सब ने ट्रैवल किया हुआ नहीं है। अब वो रेस्ट एरिया वहाँ पे होता, वहाँ पे गैस स्टेशन होते, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती वहाँ, उससे जनरेशन होती, वहाँ पे जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती, और ये चीज़ें वाकई ख्याल की जाने वाली। सीपैक के ऊपर हम यही सर कपा रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं हो रहा, सड़कें बनाई जा रहे हो भाई, जिसके लिए सड़कें बना रहे हो उसको तो इम्प्रूव करो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो। ये जो मोटरवे हमारे आप इस्लामाबाद में चले जाए तो बीच में बहुत से स्टेशंस हैं, रेस्ट एरियाज हैं, बड़ी पॉलिटिकल वो उस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एक्टिविटी है वहां पर, बहुत से पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर, वहां के लोकल्स को बड़ी वहां जॉब्स मिली हुई हैं। आपकी हर अच्छी जो भी आपका रेस्टोरेंट है, बेकरीज वहां पर चला गया है, बेकरी वहां चली गई है, मींस के उनकी एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो वहां पर और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, वहां पर स्टोर्स भी खुल सकते हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वी हैव टू प्लान फॉर इट। लेकिन अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे और अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि बस शॉर्टेस्ट पॉलिसी, बस गवर्नमेंट गुजारो, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा। फिर काशी भी आप पाकिस्तान जरा बाहर ट्रैवल करें और मोटरवेज के ऊपर जरा आप ट्रैवल करें तो वहाँ पे हर चीज़ मिलती है आपको, प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ। वही लगता है कि आप जिस तरह मेन सिटीज के अंदर। भाई मैं आपको बताऊं साकिब भाई, आपने अल्लाह नबी के घर में जाकर वहां पर आपने नमाज पढ़नी है तो ऑनलाइन आपने करनी है, हम तो अभी वहां नहीं पहुंचे। हम आपने वहां पर ऐप के ऊपर जन्नतुल बकी में आपने नमाज पढ़नी है तो आपने वहां ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठ के टाइम लेना है कि भाई आपको किस दिन किस वक्त का टाइम मिलेगा जन्नतुल बकी में नफल पढ़ने के लिए। तो हम तो बहुत पीछे हैं, हमने तो भी किया ही कुछ नहीं है, वहां सब कुछ ऑनलाइन है। काशी भी रिसेंटली उम्र से होके आया, सो ही नोज इट। सर यस, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। लेकिन देखिए, अगर क्योंकि बीच में एक सवाल उठा, हमने अपने आप को किस मुल्क के साथ कंपेयर करना है? आप पाकिस्तान को किसके साथ कंपेयर करते हैं? हम इंडिया के साथ तो हमारा कंपटीशन ही नहीं है, खत्म होगी कहानी, वो खत्म होगी। मैं कंपेयर कर देता हूं आपको इंडोनेशिया, आपसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, 7,000 वो आइलैंड्स हैं, तूफान आते हैं, जल्जले आते हैं, 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है डिस्ट्रक्शन के बावजूद। जी, बिंगो 1 or 2 products, palm oil yes, and fertilizers.
फर्टिलाइजर्स में भी, जी दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर में तो हम भी काफी आगे हैं वैसे। हाँ एक्सपोर्ट तो बताएं ना, सवाल तो ये है। हम लोकली जरा मैनिपुलेट कर लेते हैं ना, कभी होर्डिंग कर ली, कभी ब्लैक कर वो लिया। तो अब उनको गैस देते हैं, कभी नहीं देते। बट द पॉइंट इज, मैं आपको 2-3, सऊदी अरेबिया ऑयल वन प्रोडक्ट 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इंडोनेशिया मैंने कहा 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया की जो आईटी और वो सर्विसेज एक्सपोर्ट है थ्रू आईटी, वो सऊदी अरब के तेल से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है फॉरेन एक्सचेंज। आपके पास डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं। आप क्यों नहीं उनको ब्रांड करके यहीं बैठे हुए वो बेचना शुरू करते हैं? हमारे स्किल्स की कमी है, हमें स्किल्स पे बहुत काम जी हमारी ब्रांडिंग की कमी है। स्किल्स भी है तो उनको ब्रांडिंग की कमी है। हिंदुस्तान ने अमेरिका में ऑफिसेस गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं ताकि वहाँ से ब्रांडिंग होके ये सारा कुछ हो, हमने नहीं खोले। मैं रिसेंट आपको एक इंसिडेंट सुना तो बड़ा दुख होता है इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करते भी। कराची में कॉल सेंटर्स हैं, ये जो डॉक्टर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अमेरिका में उनकी मैनेजमेंट सर्विसेज, और बहुत सारे कॉल सेंटर लाहौर में बने हुए। वो एक दोस्त है हमारे, उनका भी एक कॉल सेंटर था, तो वो बंद शंद करके तो बेचारे रिसेंटली मूव आउट करके। मैं कहा क्या किया यार तूने, इतना अच्छा बिजनेस तेरा। इसे यार बिजनेस मेरा लीगल था, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को बैठ के लगता था मुझे 4 पैसे आ रहे तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे आए दिन कभी वहाँ से रेड, कभी वहाँ से रेड। फाइनली तो मैंने बंद करा, मैंने कहा भाई मैं जाकर दुबई सेटअप कर लेता हूँ, वहाँ से बैठ के कुछ इंडियन बुला लूँगा, कुछ बंगाली बुला लूँगा, वहाँ बैठ के काम कर लूँगा। So that is how things work in this country. This is one of the reasons कि हमारा बिजनेस जो यहाँ पर करना है, जो हम जो टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फैसिलिटेशन की बात करते हैं, यहाँ से मैं सवाल ये करता हूँ कि क्यों यहाँ से हमारी इंडस्ट्री दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रही है। टेक्सटाइल जैसे शिफ्ट हुई थी, टेक्सटाइल यहाँ से बांग्लादेश चली गई, वहाँ पर कॉटन उगती नहीं है बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे मजेदार बात है कि हमारी टेक्सटाइल्स बांग्लादेश चली गई, सबके सब। तो हमें तो उस क्यों के जवाब को, लेकिन मैं फिर कहता हूँ साकिब भाई, इज नेवर लेट। नेवर, आज भी लेट नहीं है। हम अगर आज भी इस बात का अयादा कर लें, अगर हम आज भी इस बात का कर लें कि किसी भी गवर्नमेंट के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा 15 से, यार महबूबुल हक साहब का 5 साल प्रोग्राम सर आया करता था, सर कहाँ गए 5 साल प्रोग्राम? सर आज ही शुरू कर दें, चले ना बनाएं 20 साल के प्रोग्राम्स, 5 साल के प्रोग्राम। लेट मी ऐड टू दैट, जिस तरह हम बात करें ना गवर्नमेंट के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आज ही मेरी नज़र से एक स्टेटमेंट गुजरी है कि हो सकता है इलेक्शंस में डिले इसलिए आ जाए कि भाईजान इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस तरह जिस स्पीड पे भी काम चल रहा है, इट इज वेरी गुड, जिस स्पीड पे काम चल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, हो सकता है कि इस वजह से इकोनॉमी देखिए हम इंडस्ट्री क्या कहते हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं। और मैंने तो कैटेगोरिकली बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे कहा कि हमें पहले मईशत चाहिए, उसके बाद सियासत चाहिए, उसके बाद इलेक्शंस चाहिए। आप हमारी इकोनॉमी को मजबूत करें ताकि हम यहाँ पर रोजगार दे सकें। देखिए हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनका काम पॉलिटिक्स से नहीं है, मेरा काम भी पॉलिटिक्स से नहीं है। मेरा काम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, टैक्स देना, बाहर से लाना, इन्वेस्टमेंट लाना। ठीक है जी, इनका काम है बच्चों को ट्रेन करना, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपके मुल्क की मईशत को ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी हम पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। सो मैं फिर ये कहता हूँ, मैं एज ए प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर्स कि मैंने ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने भी कहा था, yes, सर हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमी चाहिए, हमें मईशत चाहिए। लेकिन कानून क्या कहता है मुझे नहीं पता, बट मैं एक दर्द मैं उस तरफ आ रहा था मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सारा ब्लेम पॉलिटिशियंस का नहीं है। एक खास तबका गवर्नमेंट के अंदर जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जिसको और बहुत सारे, सिर्फ बाबू नहीं है, इट्स होल, वो पैदा हो गया है जिसको ये समझ आई है कि इस बजट को पिलफरेज करके लोगों की जेबों से पैसे निकाल के एक लाइफस्टाइल रखें। मुफ्त कारें उनको मिली हुई हैं, तो फिर टैक्स क्यों देगा कोई? कि वो बेचारा तो टैक्स देने के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, और अगला जो है उसको मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली। ऐसा ही है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बयान दे दिया कि नहीं जी ये ट्रेडिशनल है, हम इसको बंद नहीं कर सकते। तो ये डबल स्टैंडर्ड जब आप रखेंगे तो फिर मुल्क उस इकोनॉमिक डगर पे चल ही नहीं सकता जिस डगर पे काशिफ साहब कह रहे हैं,
क्योंकि ये हर्डल्स हैं ना। पॉजिटिव आदमी, नहीं ऑप्टिमिस्टिक आदमी, पॉजिटिव बात करते हैं, इन ऑप्टिमिस्टिक। हर्डल्स की बात इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, बाईपास नहीं डॉक्टर करेंगे। साहब ये बड़ा टर्निंग पॉइंट सा है, ये सारे जो ना रिफॉर्म, ये पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म करने की पोजीशन नहीं, में आ मैंने सकती ये हैं नहीं कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आपका ख्याल है कि मुशर्रफ साहब पॉलिटिकल नहीं थे? आपका ख्याल है ज़ियाउल हक पॉलिटिकल नहीं थे? आपका ख्याल है कि अयूब खान पॉलिटिकल नहीं था? वेरी मच पॉलिटिकल। सो ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हो, या सवाल तो ये है कि यहाँ के हुक्मरान इररिस्पेक्टिवली, वो काकड़ साहब हों या नवाज शरीफ हों या जरदारी साहब हों या इमरान खान हों, या मैंने तीन चार प्रेसिडेंट्स के नाम लिए हैं, सवाल ये है कि उन्होंने इस मुल्क के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं इंडस्ट्री को बढ़ना। चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है और वो बिलियनर्स को फैसिलिटेट करता है। मैं इसमें एक जुमला ऐड कर दूं, ऐसे ही है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे वेल्थ क्रिएशन को फैसिलिटेट करता है। आप कैपिटलिज्म भी बिल्ड करना चाहते हैं और आप फैसिलिटेशन भी नहीं दे रहे, तो मुझे आपकी फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी तो नहीं समझ आई, कंफ्यूज्ड है अभी। एक्चुअली लेवल देखिए डॉक्टर साहब, लेवल देखिए। अभी रिसेंटली ना मुझे किसी ने हमारे हाफजाबाद के साथ एक छोटा सिटी है जलालपुर भट्टियाँ, वहाँ के एक स्कूल की फुटेज भेजी कि यार ये देखें हमारे स्कूल का क्या हाल हो पड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा बाहर स्कूल के पड़ा हुआ है, गेट के एंड एवरीथिंग। मैंने वो ट्वीट भी किया और सर डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद को मैंने वो फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा यार इसको प्लीज़ लुक इनटू दैट, ये स्कूल है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर है बच्चों का। उसका जवाब मुझे क्या आया, जवाब वो दे के मुतमिन हो गए होंगे, लेकिन मैं उसके ऊपर परेशान हो गया। मुझे जवाब डॉक्टर साहब उसका ये आता है कि जी स्कूल बंद हो गया हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल बंद हो गया हुआ है। इन 2023 जहाँ पे मैं स्कूल्स की कॉलेजेस की जरूरत है, जो टेलिंग में स्कूल बंद हो गया हुआ है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि स्कूल ही बंद है, जिसके बाद कूड़ा के फेंक दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ के मैंने कहा यार भाई स्कूल बंद होने से पहले मुझे ये बताओ कि स्कूल बंद था, मेरे नॉलेज में आज आ गया, हम वर्किंग ऑन इट, ये स्कूल हम थोड़ा दोबारा करवाते हैं, बच्चियों की तालीम दोबारा स्टार्ट करवाते हैं। हम अभी यहाँ पे स्टक हैं। प्रोग्रेस हमने क्या करनी है कि ये हमारा विजन है कि वो साहब ने, उस दफ्तर ने अपनी जिम्मेदारी ये कह के पूरी कर दी कि स्कूल तो बंद हो गया, तो कूड़ा सुटो जो मर्जी करो। मतलब ये तो नहीं, मैं एक ज़माने में नारंग मंडी पढ़ाता था, रस्ते में काला खताई है शायद, जी जी, वहाँ के स्कूलों पे ड्रग स्मगलर्स ने कब्जा किया हुआ था। There you go। स्कूल तो बंद थे। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर है आपका, वो बंद पड़े ड्रग्स। देखिए हमें अपनी एजुकेशन के सिस्टम को भी बेहतर करना है, बहुत के माइंड को भी बदलना है। जब तक उसको बेहतर नहीं करेंगे तब तक। एक पिछले दिनों हमारे चैम्बर में एक बात डिस्कस हो रही थी कि देखें, चूंकि मैं टैक्स और इकोनॉमी से मेरा ताल्लुक है, कि हमें अपने सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को टैक्स का पढ़ाना चाहिए कि भाई आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना है। अब एक ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है सर, मैं बैलेंस शीट पढ़ाने को नहीं कह रहा, लेकिन हम नो हाउ तो दे सकते हैं। हमारे लोगों को तो जो सैलरीड क्लास है वो भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते, तो बिजनेस कम्युनिटी वाले बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वो अपनी इनकम टैक्स की करेक्ट रिटर्न्स को फाइल नहीं करते। मैं इसीलिए तो बार बार जो ये कहता हूं कि आप एमनेस्टी दें, इसलिए कहता हूं अनडिक्लेयर्ड पैसे को, क्योंकि अगर वो पैसा भी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर जाएगा तो वी कैन गेन अ लॉट। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम फिर उसका सवाल का जवाब ये आता है कि जी पिछली भी आई, अब नहीं फायदा उठाया। यस, लेकिन बात ये कि हमारे जैसी इकोनॉमी को बार बार हमें फैसिलिटेशन देनी होगी, हमें बार बार ऐसे मौके देने होंगे, हमें अपने सिस्टम्स को ठीक करना होगा, हमें अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना होगा। अब बात ये आपके जो 5 नए शहर बनने को जा रहे हैं, हमारे पास ऐसा स्किल डेवलपमेंट का बंदा ही नहीं है, ऐसा प्लम्बर ही नहीं है जो 5 शहरों में जाके 5 नए शहर और स्मॉग का जो हाल यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने इंडस्ट्री बंद कर दी। हमने देखिए, मैं ठीक है उन वक्ती तौर पे जो भी फैसला गवर्नमेंट ने किया एंड लाहौर चैम्बर ने उसके खिलाफ बयान दिया कि चीफ मिनिस्टर साहब प्लीज लुक इनटू इट। आप अगर बंद कर देंगे दुकानें तो उससे स्मॉग ठीक नहीं होगा। आपको दरख्त लगाने हैं, प्लांटेशन की तरफ जाएं, कटवाने बंद करें दरख्त, कटवाने बंद करें, सफाई ठीक करनी है, अगले दरख्त कम कटवाएं, अपनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाएं, जो सड़कों से गाड़ियों से उठता है उसको रोकें। जो आपके अच्छा इंडिया में जो आग लग रही है तो उससे आप मुझे उसकी सजा क्यों दे रहे हैं? लेकिन वो मौसम है, हवा इस तरफ चलती है तो आपको मुझे सजा सर पर वो देखें बात नहीं है ना। मगर लाहौर में पोल्यूशन इंडिया से आ गई, अमृतसर में क्यों नहीं आई?
हवा इस तरफ चलती है ना डॉक्टर साहब। सर ये अमृतसर को बाईपास कर देती है। सर हमारे भी आग लगाई उसकी लॉजिक के बारे में हवा इधर चल रही है। बस नाज़रीन, वो बात एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो स्मॉग पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी लॉकडाउन भी है, स्मार्ट लॉकडाउन, फिर भी स्मॉग का राज बरकरार है। आज भी लाहौर में, पूरी दुनिया में लाहौर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। और बट इवन देन बहुत एब्रप्ट से स्टेप्स गवर्नमेंट हमारी ले रही है। मोहसिन नकवी साहब ब्लड केयर टेकर सेटअप जो है बहुत एब्रप्ट से स्टेप्स ले रहा है, बट एब्रप्ट स्टेप्स के बावजूद स्मॉग में कमी या कुछ बेहतरी कहीं नज़र नहीं आ रही। बट वी ऑल नो दैट कि इन एब्रप्ट स्टेप्स की जगह पे लॉन्ग टर्म स्टेप्स की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपनी व्हीकल कंट्रोल करें, उनके वो जो स्मोक है वो कंट्रोल करें, उसके ऊपर काम किया जाने की ज़्यादा ज़रूरत थी। बहरहाल जहाँ पर इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट नाकाम दिखाई दे रही है, वहीं पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पुरानी गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट चले आ रहे थे पंजाब और स्पेशली लाहौर के अंदर, उनको उनके काम में तेज़ी बहुत आई है मोहसिन नकवी साहब की सुपरविजन में। मुझे नहीं ऐसे समझ आती क्योंकि नए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्टार्ट किए गए, लेकिन जो पुराने सारे डिलेड प्रोजेक्ट्स थे उनको बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने कंप्लीट करवाया। रिसेंटली कैवलरी ग्राउंड वाला जो अंडरपास है वो वाला, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर मोहसिन साहब ने कंप्लीट करवाए, एंड ही डिज़र्व्स अप्रिसिएशन ऑन दैट। बट हमारा मेन टॉपिक आज का जो सेकंड सेगमेंट है वो हमारा स्मॉग पे है, और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है अली खलील साहब ने, लॉयर हैं और माहिर माहौलियाती कवानीन हैं, ज़्यादा ग्रिप रखते जो हैं जिसके ऊपर वो हमारा यही है माहौलियात, और रिसेंटली माहौलियात ही ज़्यादा ज़ेर बहस भी है, रीज़न स्मॉग। अली कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले रीजंस के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं कि स्मॉग की वजूहात क्या हैं, गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप इसको ज़रा करीब से देखते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे स्मॉग कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है? अगर मैं देखूं तो इसकी सबसे फंडामेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट पे है। ठीक है। 1997 से हमारे पास पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, डिपार्टमेंट में मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इसको तकरीबन 25 साल होने वाले हैं, 25-26 साल से डिपार्टमेंट मौजूद है, तो इतनी स्मोक कहाँ से आ गई? ठीक है। ये किन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है? कौन किसको पूछेगा? वो तो उल्टा माहौलियात वाले तो आपसे और मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपकी गाड़ियों में से धुआं निकलता है जनाब। सर मसला ये है कि पहली बात तो ये कि पब्लिक को भी इस बारे में अभी तक शायद पब्लिक जानती नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, राइट ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट आपका राइट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक। अगर आपके राइट एनवायरनमेंट को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, इट्स मीन कि आपके राइट ऑफ लाइफ को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट, आपके पास बजट है नहीं है, जो भी मामला है, जो भी कंडीशंस, आप इसको तो किसी सूरत छीन ही नहीं सकते। भी अगर हम शहरी नहीं रहते तो स्टेट कहाँ से रहेगी? ठीक है। ठीक। अब ये हालात आ चुके हैं कि आज बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। ऐसे ही लाहौर में सांस नहीं लिया। और मैं आपको आज पेशेंट को कह रहा हूँ, आज भी आप इकदामात जीरो हैं। जीरो हैं। ये तो बड़ा स्मार्ट लॉकडाउन। नो सर, 1-1.5 माह पहले जब से स्मोक का सर पे चढ़ रही है, आपको याद आ गया कि हमने वर्किंग करनी है, डिपार्टमेंट्स अलर्ट नजर आ रहे हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स को हमने ऑर्डर पास कर दिए हैं। पिछले 5-6 साल से शिद्दत से ये मामला आ रहा है। पूरा साल आप वर्किंग क्यों नहीं कर रहे? फेयर इनफ। ठीक। मेरा क्वेश्चन है, मैं चूंकि लाहौर में रहने वाला हूँ, डेली बेसिस पे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ लाहौर, शेखुपुरा, कसूरी एरियाज में। ठीक है। लाहौर से अब शेखुपुरा तक, लाहौर से कसूर तक, लाहौर से मुल्तान रोड पे अगर आप चले जाएं, सुंदर स्टेट, इधर आप दरोगे वाला आ जाएं, चारों तरफ में इंडस्ट्रीज मौजूद है लाहौर में। फेयर इनफ। इन इंडस्ट्रीज में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किसने करना है? एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने। आप मेरे साथ रोड शो कर लें, मैं आपको लेकर चलता हूं और मैं चैलेंज करता हूं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, आप मेरे साथ जाकर देखें, आज भी बेशुमार इंडस्ट्रीज मौजूद है इस टाइम भी जो कूड़ा करकट के ऊपर बॉयलर चला रही हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर मेरे साथ आ जाएं। अगर मैं ना दिखा पाए तो लाइव आके माफी मांग लूंगा। नहीं, वो तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, अच्छा वो भी मैं ऐड कर दूं, आज ही हमारी प्रोडक्शन टीम ने हमने कोऑर्डिनेट किया जब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कह दिया जी आप ऑन रिकॉर्ड ले आइए, आप टेलीविजन के ऊपर बता दीजिए कि हमें रोक दिया गया है कि स्मॉग के इशू के ऊपर या एनवायरनमेंट के किसी भी इशू के ऊपर आकर हमने टीवी के ऊपर बात नहीं करनी है, पब्लिकली बेशक ये अनाउंस करवा दीजिएगा। सो मैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं अनाउंस करवा दूं कि महकमे माहौलियात को हमने प्रॉपर चांस दिया कि वो आकर अपना टेक जो है, जो भी उनकी व्यू पॉइंट है वो हमारे सामने रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन करना चाहें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमें इजाज़त नहीं है। जी अली सर, एक आपकी नॉलेज के लिए या नाजरीन की नॉलेज के लिए बात क्लियर करूँ, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज देखी लाहौर के सराउंडिंग में जो कि बहुत बड़ा सबक थी स्मोक का, बहुत बड़ा। और ये आज से 1.5-2 माह पहले की बात थी, मुझे पता था कि इन्होंने कल को जाकर स्मोक का इशू बनना है। मैंने अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये शेखुपुरा की रेंज में इंडस्ट्रीज थी, मैंने डिप्टी डायरेक्टर शेखुपुरा को एक एप्लीकेशन मूव की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में कि मुझे इन इंडस्ट्रीज का IE एंड EIA जो एनवायरमेंटल प्लान है वो दें,
ठीक है। इन्वायरमेंटल प्लान एज पर लॉ ये डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने की तमाम इंडस्ट्रीज ये लाइबल है, लाजमी जमा करवाएंगे, ठीक है। उसमें ये देती हैं कि हम अपने स्मोक कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब वो टाइम गुजर गया एप्लीकेशन का, आफ्टर 15 डेज मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है जी मैडम आज नहीं है। बाद मुझे कॉल आती है, मैडम कहती है मैंने हियरिंग करनी है, मैं जाता हूँ डिप्टी डायरेक्टर को, मैं कहता हूँ मैडम ये चाहिए, मैडम कहती है मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने कहा जी क्यों? वो जी ये डिपार्टमेंट की सीक्रेसी। मैडम सीक्रेसी कैसे है? उससे मैं मेरे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, मैं बीइंग ए शहरी मांग सकता हूँ। कहती नहीं आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मैं इसलिए नहीं दे सकती। मैं कहा चले आप मुझे देना, आप मुझे उसका फ्रंट पेज दिखा दो, मुझे पता चल जाए कि इन इंडस्ट्रीज का बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और आई स्वेयर मैं आपको चैलेंज करता हूँ 5 मिनट वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते स्मेल में, जस्ट 5 मिनट। और मैंने कहा जी मैंने दिखा देंगे आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद वो डिप्टी डायरेक्टर जो एक रिस्पॉन्सिबल मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है, मुझे कहती नहीं असल में बात ये कि जो इंडस्ट्रीज हैं ये हेडक्वार्टर में जाके जमा करवाती हैं हमारे। मैं क्या मैम मेरी बात सुन ले, असल बात ये कि इनका मैनेजमेंट प्लान है ही नहीं है, जिनका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान होता है वो इस तरीके से नहीं चल रही होती। इसके बाद वो कहती हैं कि असल में बात पता है कि मैंने कहा जी इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यही इंडस्ट्रीज़ हैं। उस टाइम पास उनके जो इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर्स उनकी टीम भी मौजूद, मुझे कहती हैं कि असल में इशू ये है कि ये जो टीएमए है ये 2 नंबरी कट जाते हैं। उनको पता है कि जब तक इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं आएगा हमने एनओसी नहीं देना, लेकिन हमसे पूछे बगैर इनको एनओसी दे देते हैं, इसलिए ये चल रहे हैं। मैं कहा मैम अब आपको पता चल गया, हाउसिंग सोसाइटीज भी मौजूद है, इंडस्ट्रीज भी मौजूद है, आपके इकदाम हो रहे हैं। कहते नहीं आपने जहाँ जाना आप कंप्लेन कर लें, लेकिन मैं आपको क्या नाम है डायरेक्टर साहब का? आई थिंक नफोजी है शायद। आप मुझे पहले बता रहे थे तो कम से कम मैं उनको ही रब्ता कर लेता, उन्हीं को टेलीफोन लाइन पे लेने की कोशिश करता। तो मैं बल्कि अभी मैंने प्रोड्यूसर को ये एप्लीकेशन दी भी है कि मुझे इनका वो आई थिंक चल भी रही होगी, मुझे इसके मुताबिक ही राइट टू इन्फॉर्मेशन है मेरा, मुझे ले दें कि इन्वायरमेंटल प्लान तो मुझे दिखाई इंडस्ट्रीज है भी है कि नहीं है भी, लेकिन आपने सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को पकड़ी, फिर तो सबका क्लेम करें। मैंने 3 मेन इंडस्ट्रीज पकड़ी जो बिल्कुल शहर के करीब तरीन है और उनके बिल्कुल 7 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी और उनकी स्मेल इतनी है कि लोग वहाँ पे मकान बेचना चाह रहे हैं, और बहुत खूबसूरत सोसाइटीज हैं और वहाँ पे मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं, वहाँ पे चारों तरफ ये इंडस्ट्री जो कार्बन पे बॉयलर चला रही है चारों तरफ, दरमियान में एक हाउसिंग सोसाइटी न्यू अभी इफ्तिताह किया चंद दिन पहले, और वहाँ प्लॉट बिक जाएंगे, इन्वेस्टमेंट लोग। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट उसकी इजाजत कैसे दे दी? नहीं, लेकिन जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया के आसपास तो इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है, यहाँ आप लाहौर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई सारी की सारी इसमें आगे। एग्जैक्टली गवर्नमेंट की कोई इस पे एक्शन ऐसा काम अब आकर कर रहे हैं जी, हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिए, लेकिन अभी भी स्टबल बर्निंग रुकवा रहे हैं ना डिप्टी कमिश्नर, अब आकर इसके अलावा स्टबल बर्निंग रुकवा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर से, आगे क्या कर रहे हैं? 12 साल से इंस्पेक्टर्स आपके बैठे हैं एक जगह पे, 12 साल से। ओके, मैं डायरेक्टर लाहौर डिवीजन जो हमारी इन्वायरमेंट के उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप इन इंस्पेक्टर्स को हटाकर दिखाएं, इंस्पेक्टर्स को अपनी जगह से हटाकर दिखा दें। इतने पावरफुल है? यस, वो डिप्टी डायरेक्टर को चेंज एक सेकंड में करवा सकते हैं, इस हद तक एम्पावर्ड है। मेरा क्वेश्चन ये कि इन जगहों पे इतने सालों से इंस्पेक्टर्स कैसे बैठे हुए हैं जहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, फिर वहाँ माफिया है ना, और तीन इंस्पेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, जस्ट 3 इंस्पेक्टर्स आर कंट्रोलिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। वो ऊपर मामला ठीक होंगे, एक भी होता, एक भी ना हो तो फिर भी बस यही है। तो फिर हम स्मोक पे क्यों रो रहे हैं? फिर स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? फिर चलने दे, फिर इसमें चल रहा है। आज जाके जोर हमारा चल रहा है कि बच्चों को एजुकेशन रखवा दें, मार्केट्स बंद करवा लें, लेकिन जो इंटरनेशनल अच्छा इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, ये जो हमारे हालात हैं, अगर लाहौर दुनिया में टॉप पोजीशन चला गया पोल्यूशन में, तो क्या इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी नोट नहीं कर रही? ऑब्वियसली कर रही। आपका टूरिज्म हिट हो रहा है, आपके लोग इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपके पास फंडिंग नहीं आएगी। बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो आपके इसके पनिशमेंट नहीं है, आप डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप उनको पकड़ के पनिश करना शुरू कर दें कि भी अगर इस बार इस रेशो ज्यादा स्मोक है तो हम आपको पकड़ेंगे, आप अगले साल देखिएगा रेशो कंट्रोल ना हो तो फिर है। लेकिन सवाल ये है कि पूछे कौन? जब आन पड़ती है तब हमें नजर आ रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इस पे एनवायरनमेंट पे काफी काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है इसका? मेरे मुताबिक लॉन्ग टर्म प्रॉपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको हर इंडस्ट्री को ये लाजमी मेंटेन करवाना पड़ेगा कि इंटरनेशनल जो उनका जो स्टैंडर्ड्स है एयर कंट्रोल के, उसको मैनेज करें। इसके लिए पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ स्मोक नहीं है। उसके बाद ये कि कुछ ऐसे इलाका आ रहे हैं जो कि आप लगाते हैं अपने बॉयलर्स के साथ, जिसमें जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है, उसकी कॉस्ट आती है 50 लाख भी आ सकती है, 1 करोड़ तक भी आ सकती है बड़ी इंडस्ट्रीज में। लेकिन जिसकी अरबों की इंडस्ट्री है, अगर उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भी, हम लोग मार रहे हैं ना, तो असल मकसद ये है कि उसके बच्चों की रोजी चल रही है, वो चल रही है। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है, अगर हम दूर बैठे इतने अफेक्टेड हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालात है? उनकी फैमिलीज, वो लोग जो वहाँ पे काम, बहुत सारे लोग तो इंडस्ट्रीज के अंदर रहते हैं, वहीं पे उनका लॉजिक है, उनका क्या हालात है? अब देखें, और मजे की बात है जहां इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो चल भी खुलेआम रही हैं, और हर इंडस्ट्री के करीब हाउसिंग सोसाइटीज को भी अब लोग अच्छा, इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली चेक एंड बैलेंस किसके अंडर आता है? कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एक है, एनवायरनमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इस हद तक एम्पावर्ड एज पर लॉ, एज पर लॉ
कि हम उनको सील भी कर सकते हैं, फैक्ट्री बंद भी की जा सकती है और उनको बहुत हैवी पेनल्टी भी फाइन की जा सकती है। शिफ्ट आउट भी करवा सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आज तक कोई तारीख में है कि किसी पहली industry बात shift ये है out कि करवाया आपको 2 बातें देखनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री पहले है कि हाउसिंग सोसाइटी वहां पे पहले ही, और दोनों का एनओसी डिपार्टमेंट ने देना है। अब एनओसी के हेड्स को पकड़े ना, जाए? फिर ना कि भी अगर फैक्ट्री थी तो हाउसिंग सोसाइटीज की इजाजत और किसने अगर दे दी, society थी अगर तो हाउसिंग सोसाइटी थी तो फैक्ट्री की इजाजत किसने दे दी। अब इनके हेड्स को पकड़े जिन्होंने एनओसी दी है। अगर एनओसी अवेलेबल नहीं है फिर फैक्ट्री को बंद करें, हाउसिंग सोसाइटी को सील करें। फिर मकसद ये है, बात का मकसद है फिर पीछे वही कोई ना कोई माफिया निकल के आएगा, अंडा पहले या मुर्गी, बस वो कहानी फिर निकल वापस के चली आएगी। गई कहीं ना कहीं तो वायलेशन हो रही है ना। तो अब इसके बाद अभी हम अगर अभी भी शहरी नहीं जागते, और मैं मुझे हैरानी इस बात पे शहरियों नहीं जागे, नहीं शहरियों से मुझे गिला इस बात पे है कि आपके यहाँ इतने बुरे हालात हैं, आपके बच्चे अब सांस नहीं ले पा रहे, आपको एक भी एहतजाज नहीं नजर आया और नहीं नहीं है एहतजाज। बिल्कुल नहीं। लोगों को पता ही नहीं, शोर ही नहीं है कि हम किस हद तक। इवन मैंने देखा कि लोग खुश हो रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, कि जैसे उनके लिए खुशी का यही समा आ जिस गया। सिटी में स्कूल बंद किए गए उसी शहरों के पार्क भरे हुए थे, बाढ़ भरे हुए थे, उन्हीं शहरों के अंदर वही गाड़ियां चला के, वही पेट्रोल जला के, वही स्मोक के रीजन बनते हुए Exactly. पार्क भरे हुए थे। जब शेर सामने आ गया तो उसके बैठ जाने से शेर आपको छोड़ेगा नहीं। ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट टाइम अपनी सेफ्टी प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये इंडस्ट्री वाला तो आ गया। जी आ गया। आपके और मेरे एंड पे शहरी क्या कर उसके बाद आपको फ्यूल, अच्छा शहरी से पहले मैं एक बात कर दूं, फ्यूल स्टैंडर्ड आपको बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। आपके नॉलेज में इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल फ्यूल्स नहीं है, पाकिस्तान में वो भी चलता रहा है। हाँ, ये 1-1.5 माह पहले उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, वो भी ईरानी तेल डिपार्टमेंट हमारे पास के सारे हाथ चला गया। एक डिपार्टमेंट पे इल्जाम आ रहा था, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने कहा जी हम ईरानी तेल बंद करवा रहे हैं। अदरवाइज आपके वो गंदा तेल है कि पूरी दुनिया कहीं भी नहीं डलवाती, वो आप लोग डलवाते हैं, तो वो क्या रिजल्ट करेगा, ये हमारे नॉलेज में। तीसरी बात ये है कि लाहौर में कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी इर्द गिर्द में और बहुत सारी स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी अवेलेबल नहीं है। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरीन लाएंगे वो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद शहरियों को इस पे दरख्त लगाने की तरफ, इस पे वॉक्स की तरफ, और सबसे बड़ी बात शहरियों को जागना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से सवाल करना पड़ेगा। आप देखें दरोगा वाला लाहौर के दरमियान में, दरोगा वाला इस हद तक चिमनियाँ चल रही हैं, आपको पता है। लेकिन जिनकी वो चिमनियां चल रही हैं वो पूरा शहर तो खाली करवाया जा सकता है, दरोगा वाला से उनकी इंडस्ट्रीज बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत सारा काम बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन नहीं हुआ। एनीवेज थैंक यू। सेम ये कंडीशन है। तो बहुत सारे एरियाज तरह के जिन एरियाज को आपने हाईलाइट किया, कसूर, शेखपुरा, इनके ऊपर ये सही हालात है हर जगह। कसूर में टैनरीज इस तरह चल रही है, अभी दूसरे से अभी वो टैनरीज बहुत कम हो गई, वो बिजनेस बहुत कम हो गया टैनरीज का। पहले तो वो एक स्टार्ट होती थी और लेन ही चलती थी। अब आवाम को जागना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में मेरे पास सिर्फ यही कहना है कि ये आपका मेरा, हम तमाम लोगों का इज्तिमाई मसला है, और इसके ऊपर हमें एफर्ट भी इज्तिमाई तौर के ऊपर पुटअप करनी पड़ेगी, जिस तरह अली ने हाईलाइट किया। एंड आई डिड विटनेस दैट। उस दिन मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि स्कूलों में छुट्टी थी, ऑफिस बंद थे क्योंकि लॉकडाउन था, और बच्चों को लेकर पार्क में लोग पहुंचे हुए थे, गाड़ियों का रश पार्कों के बाहर लगा हुआ था, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बाहर लगा हुआ था। और अल्लाह के बंदो, इसलिए लॉकडाउन था कि तुम लोग गाड़ियां घर में रहे, तुम लोग पेट्रोल ना जलाओ, स्मोक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करो। बट दैट्स द काइंड ऑफ नेशन वी आर। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ऑनवर्ड्स सवाल ज़रूर कीजिएगा कि स्मोक का जिम्मेदार कौन है और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। उसमें आपका मेरा, हम तमाम लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।